चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 01। हमारे पास है वर्क। हमारे पास क्या है? वर्क। कॉपी और पेन निकालें, ध्यान से इस चीज़ को देखें और लिखते जाएं। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाएं। मैं कंप्लीट जो बोल रहा हूँ वो मैं लिखता नहीं, मैं पॉइंट उठा के मैं लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान दें इस पे। सबसे पहले बात करते हैं वर्क। वर्क फिजिक्स में क्या होता है इसको ज़रा देखें। फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है ना, वर्क का मतलब क्या होता है? ए वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फिजिक्स में ना बच्चों, फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। एक बॉडी से एनर्जी दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने का इस तरीके का नाम क्या रखा है? वर्क। अब मैं ये दूसरे अल्फाज में मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, द वे ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द वे ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वर्क। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वर्क का असल मतलब देखें। वर्क का असल मतलब एनर्जी ट्रांसफर करना, एनर्जी चेंज करना। किसकी? बॉडी की। बॉडी की एनर्जी को क्या करें? चेंज करें। अब सुने, मेरी बात समझे। सवाल ये है हाउ टू चेंज एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी की एनर्जी को हम कैसे चेंज करें? बॉडी की एनर्जी चेंज करने का तरीका है ना, तो मैं लिख लूंगा ना पॉइंट नंबर 1, हाउ टू चेंज एनर्जी। किसकी एनर्जी? ऑफ द बॉडी। बॉडी की एनर्जी चेंज करने के तरीके का नाम आप कह रहे हैं वर्क है। क्या कहा? बॉडी की एनर्जी चेंज करने के तरीके का नाम वर्क है, या एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करने के तरीके का नाम क्या है? वर्क है। पर क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि मैं कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करूं या एनर्जी को बॉडी की क्या करूं? चेंज करूं। तो आपके पास एक हल है। आपके पास क्या है बच्चों? मैं इधर लिख रहा हूं। आपके पास एक ही हल है इसका इस सेंटेंस का एक ही हल है। whenever force displace the body and its own direction। एक ही हल इसका देखें, whenever force displace the body and its own direction। जब भी कोई भी फोर्स हो, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m है। यार एक बात बता दो, इसके पास रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? आप बताओ। 0 है कि नहीं? मैंने वर्क में ये कहा है, कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ वर्क का मतलब ये होता है ना कि बॉडी की एनर्जी को चेंज करें। बॉडी की एनर्जी चेंज करने के लिए क्या करना है? देखें, whenever force displace the body and its own direction। ये बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। अब सुने, मैं इस बॉडी के ऊपर क्या लगाऊं? फोर्स लगाऊंगा। जब फोर्स लगाऊंगा तो ये यहां से यहां कहीं आएगी कि नहीं आएगी? तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ। जब फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस कर दे तो ये बॉडी यहां से यहां आएगी। अब बताओ, यहां मोशन में क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? तो आप कहेंगे नहीं, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई है। क्यों? इधर 0 थी, इधर कैसे आई है? आपने लगाया था फोर्स और इसने किया डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ बॉडी की एनर्जी में चेंज आई कि नहीं आई? बॉडी की एनर्जी में चेंज आई। बॉडी की एनर्जी में इसी चेंज का नाम रखा है वर्क। जब भी बॉडी की एनर्जी में चेंज आए तो उसे कहा जाता है वर्क। अब जरा देखें, आपने ये एनर्जी चेंज किया कैसे? तो मैंने कहा जब भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे बॉडी डिस्प्लेस होगी तो इस वक्त
इस बॉडी की एनर्जी चेंज होती है, इस एनर्जी यहां से यहां जाने में जो एनर्जी चेंज हुआ है, इसी चेंज करने के तरीके का नाम रखा है वर्क। मैंने क्या कहा, यहां एनर्जी जीरो थी, यहां से बॉडी डिस्प्लेस होगी यहां आई, तो काइनेटिक एनर्जी अब जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि आपने डिस्प्लेस कराया, बॉडी को मोशन में लाया है। जब मोशन में लाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। यहां से लेकर यहां आपने जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाई है ना, जीरो से कुछ एनर्जी तक ले आया है ना, ये जो एनर्जी में चेंज लाने के तरीके का नाम होता है वर्क। लेकिन एनर्जी में चेंज लाए कैसे, तो मैंने कहा जब भी फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसे कहा जाता है वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और इसी वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का नाम रखा है वर्क। ये वर्क का कंसेप्चुअल मीनिंग समझ आ रही है। अब बात करते हैं ना कि ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स, ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स देखिए, ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, ये फोर्स आपके पास मेनली दो टाइप की है। मेनली कितने टाइप की है? मेनली दो टाइप की है। कहानी समझो गौर से। पहली बात इसका मतलब होता है कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, दूसरी होगी वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। अगर 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो जिंदगी भर 5 लगाए। डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो उसे कांस्टेंट फोर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं वेरिएबल फोर्स। द फोर्स that has different magnitude प्लस डायरेक्शन। ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, ऐसी फोर्स का नाम रखा है वेरिएबल फोर्स। अब मैं क्या करूंगा ना, मैंने फोर्स को डिसाइड किया है 2 ग्रुप्स में, एक को कांस्टेंट फोर्स, एक को वेरिएबल फोर्स कहा है। इसका मतलब जब आप बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो एनर्जी चेंज होगा, मतलब वर्क होगा। तो वर्क भी 2 तरीके के फोर्स से होगा। एक को मैं कहूंगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक को मैं कहूंगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो मैं यहां से मिटाता हूं। अब बात करते हैं फिजिक्स का वर्क, कैलकुलेशन, सिंबल, यूनिट, ये सब कहानी। अब वर्क का डिफाइन कर लेते हैं। यहां इस वर्क को मैं कहूंगा ना वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहला ग्रुप, सबसे पहला पॉइंट मैं वर्क बताऊंगा। मैं कहूंगा वर्क क्या होता है, वर्क बाय फोर्स, कांस्टेंट फोर्स में डिवाइड करूंगा ना, कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब कहानी समझो। सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स को गोली मार दो। अब हम कांस्टेंट फोर्स ही पढ़ेंगे, पर वर्क होता फिजिक्स में क्या। तो पहली बात उसका डिफाइन कर दो। पहली बात वर्क होता क्या है, तो वर्क के लिए आप लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट, ये डिफाइन है उसका, लिखो फिजिक्स का डिफाइन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called वर्क। खत्म बात। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डॉट प्रोडक्ट आप बेहतरीन तरीके से पढ़ के आए होंगे। वेक्टर का जो चैप्टर था उसमें बेहतरीन तरीके से वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट आपको पढ़ा के आए हैं, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। उधर जाकर आप देख लें। अब देखिए, इधर देखें। मैं ना सबसे पहले मैं लिखूंगा मेन जो पॉइंट है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, सिंबल। तो वर्क का सिंबल होगा W। अच्छा, क्वांटिटी की बात करें बच्चों, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर रिजल्ट बी एन स्केलर क्वांटिटी।
डॉट प्रोडक्ट से जो आपको नई क्वांटिटी मिलती ना, डॉट प्रोडक्ट से जो आपको नई क्वांटिटी मिलती ना, उसी क्वांटिटी का नाम होता था स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी खुद स्केलर होती थी, मतलब जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो बताओ ये वर्क डॉट प्रोडक्ट है, तो बताओ ये क्वांटिटी कौन सी आएगी? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी आएगी? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी आएगी? स्केलर क्वांटिटी। अब सुने, स्केलर क्वांटिटी कहने से डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ के सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैं कहता हूं मेरे पास यहां 2 जूल है, 2 जूल है प्लस 3 जूल है, तो बताओ टोटल कितना जूल होगा? 5 जूल। क्यों 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 सिंपल तरीका यूज क्यों किया है? क्योंकि ये स्केलर है, और स्केलर का मेन मकसद ये होता है जो भी क्वांटिटी स्केलर होगी तो उसको हम सिंपल तरीके से 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही ना? अच्छा, अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं ये सैंपल, ये क्वांटिटी, ये 2 बातें हो गई। अब मैं ले आता हूं कैलकुलेशन की तरफ, जिसे कहा जाता है मैथमेटिकली। किसकी तरफ ले आता हूं? मैथमेटिकली। वर्क इज इक्वल टू, भाई वर्क क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट, और बीच में डॉट लगाओ क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। अब एक बात और याद रख लो, डॉट प्रोडक्ट को जब डॉट प्रोडक्ट में डॉट हटाते हैं तो क्या लगता है? आप बताओ, कॉस थीटा लगता है कि नहीं लगता? ये याद रखना है बच्चों, ये आपके पास वर्क का फार्मूला आता है। वर्क का क्या आता है? फार्मूला आता है। अब कहानी समझो, एक बात और, अब कहानी समझो। मैं आपसे पूछूं ना कि इसका यूनिट क्या होगा, मैं आपसे यूनिट पूछूं किसका? वर्क का। तो वर्क का यूनिट देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स का क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मीटर। और न्यूटन मीटर, इसके मैं 2 यूनिट बता देता हूं आपको। एक में एसआई की तरफ बताऊंगा आपको, और एक में सीजीएस बताऊंगा। एसआई यूनिट की बात करें ना, फोर्स का क्या है? न्यूटन और मीटर, न्यूटन एंड मीटर। न्यूटन मीटर को मैं लिख लेता हूं जूल, न्यूटन मीटर को मैं क्या लिख लेता हूं? जूल। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। अच्छा, सीजीएस की बात करें, सीजीएस की बात करें, सीजीएस मतलब न्यूटन क्या था आपके पास? सीजीएस न्यूटन क्या था आपके पास? न्यूटन क्या था बताओ? न्यूटन था डाइन। मीटर किस में कन्वर्ट होता था? सेंटीमीटर। और ये बराबर कर दिया है अर्ग के। क्या बराबर किसके के लिए किया है? अर्ग के लिए। अर्ग, अर्ग के लिए। समझ आ रही ना? अर्ग के लिए मैंने कहा डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग। अच्छा, अब बात याद रखो, मैं आपसे पूछूं 1 जूल क्या होता है? 1 जूल वर्क कितना होता है? अब कहानी समझो, मैंने कहा ये मेरे पास कोई मास है, ये मेरे पास कोई मास है, इस पर लगे 1 न्यूटन फोर्स, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इससे हो जाए, एक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? 1 मीटर। 1 न्यूटन फोर्स बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कराए, 1 न्यूटन फोर्स बॉडी पे लगे और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यहां से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में जितना वर्क डन हो जाता है इसे कहा जाता है जूल, 1 जूल। तो 1 जूल कैसे लिखेंगे? 1 जूल कैसे लिखेंगे? अब सुने, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस a body by 1 meter is called 1 joule. 1 joule. अब सुनिए, 1 joule is equal to 1 न्यूटन into 1 मीटर। 1 न्यूटन फोर्स लगे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जितना वर्क होगा उसे कहेंगे 1 जूल। लेकिन एक बात और याद रख लो, एक बात यहां मैं लिख रहा हूं, देखें, मैं लिख लेता हूं जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, नॉट वर्क। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। जूल वर्क डन का यूनिट है, नट वर्क, वर्क का यूनिट जूल नहीं है, वर्क डन का यूनिट जूल होता है।
वर्क का यूनिट जूल नहीं है, वर्क डन का यूनिट जूल है। न्यूटन मीटर को आप जूल उस वक्त कहो, क्या कहा मैंने, न्यूटन मीटर को जूल उस वक्त कहो जब वर्क डन हो। तो जब बॉडी पर वर्क डन होगा तो न्यूटन मीटर को जूल कहो, वरना अगर वर्क डन नहीं होगा तो न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या हर जगह न्यूटन मीटर जूल के बराबर होगा? नहीं बच्चों, याद रखना, आप लोगों ने टार्क पढ़ा था, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं साइड पे लिख रहा हूं। टार्क का फार्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। यहां पर भी था न्यूटन मीटर टार्क में, क्या न्यूटन मीटर जूल के बराबर होगा टार्क में? आप कहेंगे सर ये भी तो जूल के बराबर कर दो ना, तो ये गलत है। न्यूटन मीटर जूल के बराबर नहीं होगा। क्यों 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 क्यों? न्यूटन मीटर जूल के बराबर उस वक्त होता है जब वर्क डन होगा, तब जब वर्क डन नहीं होगा न्यूटन मीटर जूल के बराबर नहीं हो सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कुछ बातें थी। अब मैं बात करता हूं कि न्यूटन मीटर आपने जूल के बराबर कर दिया और जूल का डिफाइन सब कुछ आपने कर दी। मैं कहता हूं आप मुझे बताओ ये अर्ग क्या होगा? अर्ग बताओ ना, अर्ग भी बताओ। तो आसान काम है। व्हेन फोर्स ऑफ वन डाइन, व्हेन फोर्स ऑफ वन डाइन डिस्प्लेस ए बॉडी बाई 1 सेंटीमीटर, जब एक डाइन फोर्स बॉडी को 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करे। क्या कहा? जब एक डाइन फोर्स बॉडी को 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करे तो वो जो आपके पास वर्क डन आता है वो वर्क डन एक अर्ग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक अर्ग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक अर्ग के बराबर होगा। अब बात समझें, अब बात देखें। मैं यहां से एक अर्ग इस तरह लिख सकता हूं, एक अर्ग, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन 1 सेंटीमीटर। अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क बट इन सीजीएस सिस्टम, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। सीजीएस सिस्टम क्या है? अर्ग। ये बातें कुछ याद रखना। अब लास्ट में हम आते हैं ना, हम आते हैं कि यार वर्क की डायमेंशन क्या होगी। मैं यहां से हटा रहा हूं, जरा देखिए वर्क की डायमेंशन क्या होगी, वर्क की डायमेंशन क्या होगी। अच्छा, डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन देखिए, आपको पता है वर्क की डायमेंशन निकालने के लिए, देखो डायमेंशन निकालने के लिए W इज इक्वल टू एफ एन टू डी। एफ का क्या है बताओ? असल यूनिट देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एन टू मीटर। तो बन जाएगा क्या? किलोग्राम मीटर, मीटर के साथ मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। ये भी वर्क का यूनिट है, याद रखना कहीं काम आ जाएगा। ये भी वर्क का यूनिट है, ये भी क्या है? वर्क का यूनिट है। अब मुझे बताओ वर्क का डायमेंशन निकालना हो, केजी के लिए मैं क्या लिखूं? m, मीटर के लिए क्या लिखूं? l स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड के लिए t स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। याद रख लो, इधर याद रखना है वर्क, एक बात याद रखो, वर्क एंड टॉर्क हैज सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम है, वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम है, वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम है। और दूसरी बात, वर्क क्या है? वर्क तो एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं ना, ये भी कह सकता हूं, एनर्जी हो या वर्क हो या टार्क हो, सारों की डायमेंशन क्या है? सारों की डायमेंशन क्या है? हैव सेम डायमेंशन। याद रखना है, इन 3 क्वांटिटी की डायमेंशन हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। इन 3 क्वांटिटी की डायमेंशन हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। समझ आ रही ना? तो ये थी आपके पास वर्क के बारे में थोड़ी कुछ बातें। अगले लेक्चर को देखे बगैर नहीं बैठना, देखना ना भूले।
क्यों? क्योंकि उसी के अंदर आता है कि वर्क डन कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, कब सिरे से होगा नहीं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क्स।